किसी भी तरह से आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कतई उचित नहीं ठहरा जा सकता एक लोकतांत्रिक देश में। फिर इस तरह ठीक से है। यदि सभी समाज लोग अपनी अपनी सेना लेकर के इस तरह का जी प्रदर्शन जी करेंगे, जी। तो मैं इससे डर को भय का वातावरण पैदा भय का होता है। वातावरण ना मुझे बने। लगता है जी सपा और भाजपा दोनों को इस गेम को ठीक खत्म है। कर देना चाहिए चलिए मैं और कर्मी विवेक सेना के मिश्रा लोगों की मांग को विवेक मिश्रा मानते जी का हुए रुख कर रामविलास लेता हूं। सुमन को फिर व्यक्त विवेक कर मिश्रा देना जी चाहिए। इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक मिश्रा जी, आप ही समझाइए, ये विवाद क्या व्यर्थ है, जानबूझ के किया गया, इसकी आवश्यकता थी नहीं थी, इतिहास क्या कहता है? देखिए राजीव जी, वैसे ये एक पंक्ति कहीं से उठा करके इसका जो है बात का बतंगड़ बना दिया गया है। बाबर ने तो ये भी कहा था कि भैया, हुमायूं को उसने हिदायत दी थी खास तौर से कि तुम जो है हिंदुस्तान में गाय नहीं काटना। अब ये सुमन जी ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि भाई आजादी के बाद से लगातार गाय कटती चली आ रही। बाबर ने ये कहा था कि भैया गाय नहीं कटनी चाहिए भारत के अंदर। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं। और इतिहास के निगाह से आप देखेंगे तो बाबर जो है उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ। और उससे पहले गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, आप सब लोगों ने सुना होगा गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। उसमें एक जगह गुरु बानी करके, वो बाबर बानी करके एक जगह है, उसमें लिखा हुआ है, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराइया। अब देखिए, उस समय गुरु नानक देव जी इसके बारे में कह गए थे बाबर के बारे में कि तुमने खुरासान, जो कि उस समय का ईरान और तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ये सारा एरिया बनता था। अब इस जगह पे क्या राणा सांगा जी ने बुलाया था क्या उसको? एक सेकंड को आपको मैं बता रहा हूं, बाबर को इस जगह पे तो राणा सांगा ने नहीं बुलाया था ना। अब बाबर से हट करके आप अगर इस कौम के इतिहास को देख लीजिए, 622 में मदीना में किसने बुलाया था? किसी ने नहीं बुलाया था, सारे यहूदी थे। एक भी यहूदी नहीं बचा 10 साल के अंदर, वहां पे सारे खत्म हो गए। 635 तक ईरान बर्बाद हो गया, किसी ने नहीं बुलाया था। आप उसके ईरान का जो राजा था यज़दगर्द III, उसकी लेटर जो है खलीफा को उसने लिखी थी। उसने कहा था तुम हमसे दूर रहो, तुम रेगिस्तान में कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग हो, हम शांति से जीने वाले लोग हैं। राणा सांगा को लेकर इतिहास क्या कहता है, उस पे आ जाइए। किस बात पे? राणा सांगा को लेकर इतिहास क्या कहता है? क्या उसी ने निमंत्रण दिया था, जैसा रामजी लाल सुमन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, मैं वही आपको बात बोल रहा हूं ना, मैं वही आपको बात बोल रहा हूं कि उन्होंने निमंत्रण तो खुरासान के लिए भी नहीं दिया था। खुरासान उसने, या उससे पहले, ओके जस्ट लीव दिस क्वेश्चन असाइड फॉर अ मोमेंट। आप ये बताइए, मोहम्मद कासिम को किसने निमंत्रण दिया था? मोहम्मद गजनवी को किसने निमंत्रण दिया था? मोहम्मद गौरी को किसने निमंत्रण दिया था? इल्तुतमिश को किसने निमंत्रण दिया था? ये जो तुगलक आए थे, सैयद आए थे, इनको किसने निमंत्रण दिया था? ये तो सारे बाबर से पहले आए थे ना। ये एक चीज उठा करके, ये कहीं से एक पंक्ति उठा करके ये चले आ रहे हैं कि भी राणा सांगा जी ने, और जब राणा सांगा जी ने अगर उसको निमंत्रण दिया था तो गले हाथों से मिले होते ना। कहीं पे जिक्र है कि भैया जाके खुले हाथों से मिले? बिल्कुल बिल्कुल। फिर युद्ध क्यों लड़ते वो, युद्ध क्यों लड़ते फिर आपस में जब बुलाए होते तो? एक बड़ा, और मैं इतिहासकारों की आपको बात बताना चाहता हूँ। कहते हैं फतेहपुर सीकरी में दोनों की लड़ाई हुई थी, और उसके बाद में बताते हैं कि भैया अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया था। जब बाबर की लड़ाई राणा सांगा जी से फतेहपुर सीकरी में हो गई थी, यानी कि फतेहपुर सीकरी पहले का बसा हुआ शहर है। आज की तारीख तक में लोग, हमारे इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया था। तो इतिहास जो है ना, हम अपनी अपनी निगाह से जो हमें पढ़ाया अपनी निगाह से हम इतिहास देखते हैं। मैं अखिलेश यादव की एक और बात सुना देता हूं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं रीना एन सिंह की तरफ। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी, समाजवादी लोग, उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं।
अखिलेश यादव सीधे कह रहे हैं ये कोई करणी सेना नहीं है, हिटलर से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं सब बीजेपी के लोग हैं। खैर रीना एन सिंह का मैं रुख कर लेता हूं। रीना एन सिंह, आपने एक मामला भी दर्ज करवाया सुप्रीम कोर्ट की। इस बात का जवाब देना चाहता हूँ ठीक है। अखिलेश जी की बात का। हाँ हाँ बोलिए। देखिए, ये जो करणी सेना है ये सामाजिक संस्था है, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारी करणी सेना के हमारे उद्देश्य हैं, हमारे काम करने का तरीका है, हम किसी भी राजनीतिक दल के अंडर में रह के काम नहीं करते हैं। और इसीलिए ये करणी सेना बनाई गई है कि जो ये रामजी लाल सुमन जैसे लोग हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं, जब चाहे जैसी बयानबाजी करना चाहते हैं, ठीक है। फिल्मों के माध्यम से ठीक है। राजपूत समाज को विलन बनाया गया जी। और हमारी जो ठीक। ऐतिहासिक धरोहर है उनको तोड़ा जा रहा है। आता हूं इसीलिए इस आपके करणी पास सेना आता हूं। निर्माण रीना एन हुआ। सिंह का। और नकली हम ठीक हैं है। या ये अखिलेश यादव नकली है, ये आने वाले समय में हम बता देंगे इनको। ठीक है, आने वाले समय में बताएंगे कौन नकली है। रीना एन सिंह, वकील सुप्रीम कोर्ट। रीना जी, आपने एक मामला भी दायर किया है इस इतिहास को तोड़ मरोड़ करने के लिए मथुरा के एमपी एमएलए कोर्ट में। क्या है उस बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, जो रामजी लाल सुमन ने जो स्टेटमेंट दी थी वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट थी और हमने स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट मथुरा में आर्टिकल 356 बीएनएस के अंतर्गत की जो मानहानि का मुकदमा है वो हमने मुकदमा दाखिल किया है और वो एडमिट भी हो गया है। और अब नेक्स्ट हियरिंग में रामजी लाल सुमन को सम्मन इश्यू होंगे। हमने पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी रिक्वेस्ट की है। देखिए, ये एक जो अभी पहले हिस्टोरियन कह रहे थे तो मैं उसमें थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देती हूँ कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, दौलत खान लोधी ने बुलाया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए और बाद में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया। ये जो तथ्य हैं ये सबके सामने है। दूसरा, आप ये देखिए कि जो पहले एग्रेशन हुआ, रामजी लाल सुमन के घर का घेराव हुआ, ये करणी सेना वाले या कोई भी क्षत्रिय संगठन या कोई भी हिंदूवादी आदमी अपने आप नहीं चला गया। जब कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव संसद के अंदर अगर किसी महापुरुष का जिसने देश की अखंडता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, उसके खिलाफ अगर देश की संसद में अपमानजनक वाक्य कहा जाएगा तो क्यों नहीं किसी ने कानूनी मुकदमा दाखिल किया। सुमोटो केसेस स्पीकर भी ले सकते थे। और ये भी आप ये तब देखिए कि जब ये ऐसे पूरे कानून है कि आपको ये जो बीएनएस हमारा नए जो कानून आए हैं उसमें सेक्शन 152 के अंदर कि आप देश की अखंडता पर, स्वाभिमान पर सीधा हमला कर रहे हैं, तो वहां पे उनके ऊपर सीधा मुकदमा दाखिल करना चाहिए था। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से उसको डिलीट करना चाहिए था। और तब ये क्यों नहीं हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार करती, चाहे वो स्पीकर करते। तो जब आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं तो अगर सामने वाले ने विरोध किया, वो तो आपको संविधान ने अधिकार दिया है। आज भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने स्टेटमेंट जारी करी कि भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत दी जाती है। और देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया है, पर संविधान के किस आर्टिकल में यह कहा है कि आप महापुरुषों का अपमान कीजिए। और दूसरी तरफ जब आप एक महापुरुषों के इतिहास को आप जातिवाद रंग देते हैं, आप राजनीतिक रंग देते हैं। संविधान ने हमें राइट टू इक्वालिटी। आपने प्रेयर क्या की है इसमें? देखिए, हमने प्रेयर इसमें ये की है, सजा